हेलो फ्रेंड, आज की जो वीडियो होने वाली है ये आपकी जियोग्राफी से रिलेटेड होने वाली है। जितना भी यूपीएससी ने अब तक एग्जाम में जितना भी जियोग्राफी पूछा है 2023 से पूछे थे वो सारे आप आज मैं आपको कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सौर मंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है? तो आपको सेरेस हो जाएगा। सेरेस आंतरिक सौर मंडल में मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य स्थित एकमात्र बौना ग्रह है। यह क्षुद्र ग्रह का पहला सदस्य था जिसे 1801 में यूसेप पियाजी द्वारा देखा गया था। इसके तहत बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह को शामिल किया जाता है। इसका व्यास लगभग 950 किलोमीटर जो पृथ्वी के चंद्रमा के 1/4 से भी अधिक है। वैज्ञानिकों ने 2006 में इस बौने ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया था। इसका आपको मिलान करना है। तो यांगत्से की बात करेंगे तो यांगत्से आपका जो होता है वो आपका चीन में बढ़ता है, यांगत्से नदी। मिनाम की बात करें तो मिनाम आपका थाईलैंड में हो जाएगा। इरावती नदी आपकी जो हो जाएगी वो म्यांमार में जाएगी। सत अल अरब की बात करेंगे तो ये इराक में जाएगी। यानी कि आपका 2 पहले फिर 1 फिर 4 और 3, 2 1 4 3, यानी ये आपका ए हो जाएगा। ये हो जाएगा। आप देख सकते हो यांगत्से चीन हो जाएगा, मिनाम थाईलैंड, इरावती म्यांमार, सत अल अरब जो मिट्टी के कणों और चट्टानों के दरारों के बीच का स्थान पानी से भरा होता है। इस परत की ऊपरी सीमा क्या कहलाती है? तो ये जल तालिक यानी कि वाटर जल तालिक कहलाती है। तल मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच सारा स्थान पानी से भरा होता है। इस परत की ऊपरी सीमा को वाटर लेवल कहते हैं। इस जल को विभिन्न माध्यमों से ऊपर खींचकर मानव द्वारा उपयोग में लाया जाता है। निम्नलिखित में से किस देश में बालकस झील स्थित है? निम्नलिखित से किस झील में जो है वो बालकस झील स्थित है? इसकी बात करेंगे तो ये कजाकिस्तान हो जाएगा। कजाकिस्तान बालकस झील कजाकिस्तान में स्थित एक बड़ी झील है। ये दुनिया की सबसे बड़ी झीलों में से एक है और मध्य एशिया में स्थित है। इस झील का पश्चिमी भाग मीठे पानी वाला है जबकि पूर्वी भाग खारे पानी से भरा हुआ है। लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है। ये दुनिया के निम्नलिखित से किस देश में स्थित है? तो ये आपका केन्या हो जाएगा। लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील में है। इसका बेसिन इथियोपिया, केन्या, दक्षिण सूडान, युगांडा में विस्तारित है। आप देख सकते हैं ये आपका 2023 में पूछा गया शिफ्ट 1 में। तो आप समझ सकते हैं कि वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में 250 मीटर यानी कि 820 फीट तक ऊंचे बड़े रेत के टीले हैं और पृथ्वी पर रेतीली रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है? तो ये आपका रब अल खाली रेगिस्तान रहेगा। रब अल खाली रेगिस्तान रहेगा। ये आपका कहाँ पड़ता है? ये आपका दक्षिणी अरब प्रायद्वीप में स्थित है। इसका विस्तार सऊदी अरब, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और यमन के कुछ भाग। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया था? तो ये आपका सर एच.जी. चैंपियन रहेंगे। सर एच.जी. चैंपियन द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया था। वर्ष 1968 में सर एच.जी. चैंपियन एवं एस.के. सेठ ने मिलकर स्वतंत्र भारत के लिए इसे पुनः प्रकाशित किया। यह वर्गीकरण पौधों की संरचना, आकृति और विज्ञान और पादप स्वरूप पर आधारित है। इस वर्गीकरण में वनों को 16 मुख्य वर्गों में विभाजित कर उपवर्गों में बांटा। पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका वन हो जाएगा। वन, वायु और सूरज की रोशनी प्राकृतिक संसाधन जो खत्म नहीं हो सकते, लेकिन इंसानों द्वारा अपने फायदे के लिए बड़ी मात्रा में वनों को काटा जा रहा है। वन पारिस्थितिकी होने के साथ साथ सामाजिक आर्थिक संसाधन भी है। वन एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें मुख्य रूप से वृक्ष होते हैं जो जीवन के असंख्य रूपों को आधार प्रदान करते हैं। इस प्रकार पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाले संसाधन की बात करेंगे तो आपका वन हो जाएगा। उस जलडमरूमध्य का नाम बताइए जो आपको जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है? तो आपका सुंडा हो जाएगा। ये आपका देखिए 2023 पेट में पूछा गया है। सुंडा जलडमरूमध्य जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। यह इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप के बीच की जल संधि है। अल नीनो एक जटिल मौसमी प्रणाली है जो हर 3 से 7 वर्ष में एक बार दिखाई देता है। यह अल नीनो शब्द का क्या अर्थ होता है? अल नीनो का मतलब बाल मसीह हो जाएगा, चाइल्ड क्राइस्ट हो जाएगा। अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से 7 वर्ष में बदली करती है। यह अल नीनो शब्द का अर्थ बाल मसीह है। यह स्पेनिश भाषा का शब्द है। अल नीनो समुद्री जलधारा है जो पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतही जल के असमान रूप में तापमान की स्थिति को दर्शाती है। यह घटना ला नीना की तुलना में अधिक बार होती है। उत्तर प्रदेश में दोआब क्षेत्र किन दो नदियों के बीच की भूमि को संदर्भित करता है? तो ये आपका गंगा और यमुना हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में दोआब क्षेत्र गंगा और यमुना नदियों के बीच समतल जलोढ़ क्षेत्र को दर्शाता है जो कि शिवालिक पहाड़ियों से शुरू होकर प्रयागराज तक फैला हुआ है। ब्रिटिश काल के दौरान गंगा यमुना के दोआब को 3 प्रशासनिक जिलों में विभाजित किया गया था। उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी भगवान राम की कथा से जुड़ी है और अयोध्या शहर से होकर बहती है? तो आपका सरयू हो जाएगा। सरयू जो होता है वो अयोध्या नदी के अयोध्या शहर के पास से होकर गुजरती है, ठीक है। और ये आपका भगवान राम की कथा से संबंधित।
गोमती नदी किनारे से शहर की बात करेंगे तो लखनऊ हो गया, सुल्तानपुर हो गया, जौनपुर हो गया। ठीक है, यमुना नदी की बात करेंगे तो दिल्ली, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, हमीरपुर, प्रयागराज हो जाएगी, आपका याद रखना। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में और बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत की बात करते हैं, तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में इसको सांगपो हो जाएगा और बांग्लादेश में इसको जो होता है वो यमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को मुख्यतः तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से प्रवाहित होने वाली नदी है। इसका उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के पास चेमयुंगडोंग नामक ग्लेशियर से होता है। इस नदी को तिब्बत में तशांगपो, अरुणाचल प्रदेश में डी और असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में यमुना के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस नदी को विनाशक बाढ़ के कारण बिहार का शोक भी कहा जाता है? तो ये आपका कोसी हो जाएगा। कोसी नदी को उससे प्रतिवर्ष आने वाले विनाशक बाढ़ के कारण बिहार का शोक कहा जाता है। नदियों का ये मिलान कर लेते हैं तो भिलांगना की बात करेंगे तो जो भिलांगना है ये आपका जो होता है वो भिलांगना की बात करें तो भिलांगना आपका खतलिंग में पड़ता है। ठीक है, भिलांगना जो नदी बहती है वो आपका खतलिंग हो जाएगा। ठीक, उसके बाद बात करेंगे तो मंदाकिनी की बात करेंगे तो मंदाकिनी जो होता है वो आपका केदारनाथ में हो जाएगा। सरस्वती की बात करेंगे तो सरस्वती जो है वो आपका जो होता है वो आपका देवताल में हो जाएगा। अलकनंदा की बात करेंगे तो जो अलकनंदा है वो आपका सतोपत हो जाएगा। रामगंगा की बात करेंगे तो रामगंगा जो है वो दूध तोली हो जाएगा। ठीक, रामगंगा क्या हो जाएगा? दूध तोली हो जाएगा। तो आपका जो बी है वो आपका सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के दक्षिण में बेटवाल नदी के रूप में जानी जाती है? तो आपका नेत्रावती नदी है। नेत्रावती नदी ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के दक्षिण में बंटवाल नदी के रूप में जाती है। बंटवाल नगर इसके किनारे स्थित होने के इसे बंटवाल नदी भी कहते हैं। भारत के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र से होकर बहने वाली नेत्रावती नदी आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से कर्नाटक की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। प्रमुख जलप्रपातों और उसके संबंधित राज्यों का मिलान करना है तो मैंगोट की बात करेंगे तो आपका कर्नाटक हो जाएगा। नो कलिकाई की बात करें तो आपका मेघालय हो जाएगा। मीन मुट्ठी की बात करेंगे तो ये आपका जो होता है वो आपका केरल में हो जाएगा और थलायार जो होता है वो आपका तमिलनाडु में हो जाएगा। यानी कि डी सी डी नहीं डी हो गया, सी हो गया, फिर ए बी हो जाएगा। ठीक है, डी सी ए बी तो आपका सी वाला ऑप्शन जो जाएगा वो आपका सही है। ये आपको बताना है नदियों को उनके राज्यों के आधार पर सम्मिलित जिसमें भी बहती है। तो कामेंग की बात करेंगे तो कामेंग आपका कहाँ बहता है? ये आपका असम में हो जाएगा। ठीक है, फिर असम में रहे यानी कि फर्स्ट का डी किसमें है? फर्स्ट का डी इसमें है और फिर आपके इसमें, तो ये नहीं होगा। कामेंग का असम हो जाएगा। बैतरणी की बात करेंगे तो उड़ीसा में हो जाएगा। दूसरे का एक की बात करेंगे तो इसमें है तो इसलिए ये हो जाएगा। ठीक है, दूसरे का ये हो जाएगा। फिर आपका गिरना की बात करेंगे तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है। हसदेव जो था वो आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो चौथे का चीज ये हो जाएगा। ठीक, तो आपका आंसर जो रहेगा वो आपका सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित मात्र टीला बांध किस नदी पर बना है? तो ये आपका यमुना नदी हो जाएगा। मात्र टीला बांध भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है जिसे राजगढ़ परियोजना भी कहा जाता है। ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर बने मात्र टीला बांध के निर्माण 1958 ईस्वी में मध्य प्रदेश की सरकार की सहायता से किया गया है। इस परियोजना से झांसी, जालौन, हमीरपुर और ग्वालियर आदि जिले लाभान्वित होते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। कथन 1, पुष्कर झील अजमेर जिले में स्थित है। पुष्कर झील कृत्रिम झील है तो आपका ये आपका दोनों सही हो जाएगा क्योंकि अजमेर में स्थित है और एक कृत्रिम झील है। तो ए व दो देखिए आपका जो पूछा हुआ ये आपका 19 जनवरी 2025 जबकि जूनियर सेशन का हुआ था उसमें पूछा है। ठीक है, पुष्कर झील अजमेर जिले के पुष्कर कस्बे में से यह हिंदू के पवित्र स्थल है। यहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है। पुष्कर झील का निर्माण लूनी नदी के मुख्य जल स्रोत पर एक बांध बनाकर कृत्रिम झील के रूप में बनाने साधन किया गया, इसलिए कथन एक बात दोनों सही है। निम्नलिखित में से किसे तत्कालीन देहरादून में बीजापुर नहर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? तो आपका कैप्टन कॉटले हो जाएगा। देखिए ये आपका 19 जनवरी 2025 अभी आपका जल्दी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था, ये आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। देहरादून के बीजापुर नहर का निर्माण का श्रेय कैप्टन कॉटले को दिया जाता है। इस नहर के निर्माण योजना का निर्माण और प्लान सर कैटले ने बनाया था, लेकिन इस नहर का निर्माण कार्य कैप्टन किर्क के प्रबंधन में किया गया था। इस नहर को टोंस नदी से पानी मिलता है। यह नहर देहरादून जिले में जल संसाधन के लिए कुछ स्थानों पर जो भूजल होता है वो जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच जमा होता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका जलभृत हो जाएगा। जलभृत। कुछ स्थानों भूजल जल से नीचे कठोर चट्टानों जमा होता है जिसे जलभृत के नाम से। जलभृत तब बनते जब वर्षा या बर्फ का जल जमीन में रिसता है, नीचे के प्रवाहित होता है और यह जल चट्टानों और परतों को छिद्रों के जलों को भर देता है जिससे उसमें यह जल इकट्ठा हो जाता है और एक जलभृत का निर्माण होता है। कौन से भारतीय राज्य अपने प्राकृतिक वातावरण और मौसमी फूलों के लिए प्रसिद्ध दजक घाटी के लिए जाने जाते हैं? तो आपका नागालैंड और मणिपुर जाएगा। भारत के नागालैंड और मणिपुर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में विस्तारित दजक घाटी अपने प्राकृतिक वातावरण और मौसमी फूलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर उच्च कोटि की पर्यावरणीय जैव विविधता पाई जाती है। यह समुद्र तल से
24-52 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह एक प्रमुख पर्यटन आकर्षण केंद्र भी है। भारत में स्थित उस पर्वतीय चोटी के नाम बताइए जिसे महान बर्फ के 5 खजाने के रूप में जाना जाता है। 5 खजाने 5 भंडार सोना, चांदी, रत्न, अनाज और भगवान की पवित्र पुस्तकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आपका कंचनजंगा हो जाएगा। भारत नेपाल सीमा पर कंचनजंगा पर्वत 85-86 मीटर, ये आपका देखो जूनियर से 2023 में पूछे हैं, मीटर ऊंचा पर्वत है। यह सोना, चांदी, मोती, अनाज और पवित्र पुस्तकों का भंडार है, जिसके कारण इसे बर्फ के 5 खजाने वाला पर्वत कहा जाता है। हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना हुआ है? तो ये आपका शिवालिक श्रेणी रेंज हो जाएगा। हिमालय की शिवालिक श्रेणी नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना हुआ है। ये हिमालय की 3 श्रेणियों में सबसे दक्षिणी श्रेणी है। शिवालिक पर्वत श्रृंखला हिमालय की सबसे बाहरी और नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। इसे बाह्य हिमालय के नाम से जाता है। जो शिवालिक होता है आपके सबसे नया वाला जो हिमालय का पार्ट है उसको बोलते हैं, सबसे दक्षिण में स्थित है। निम्नलिखित से कौन सी पर्वत चोटी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी अंडमान क्षेत्र में स्थित है? ये आपका माउंट कोयोब हो जाएगा। माउंट कोयोब सैंडल पीक उत्तरी अंडमान क्षेत्र में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। यह उत्तरी अंडमान द्वीप समूह का हिस्सा है और सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान नदी से घिरा हुआ है। सॉरी सैडल पीक हो जाएगा, मैंने गलत टिक कर दिया है, ये नहीं होगा, सैडल पीक हो जाएगा। निम्नलिखित पर्वत चोटी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी अंडमान क्षेत्र में स्थित है, तो आपका सैडल पीक हो जाएगा। ठीक है, सैडल पीक उत्तरी अंडमान क्षेत्र में स्थित अंडमान निकोबार सबसे ऊंची चोटी है। अंडमान द्वीप समूह की एकमात्र नदी कलपोंग नदी इस पर्वत की ढलानों से आरंभ होती है। उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है? उड़िया लिखा है तो आप सोचोगे उड़ीसा, लेकिन इसका आंसर उड़ीसा नहीं है, आपका राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, उड़िया पठार भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। यह इस राज्य का सबसे ऊंचा पठार है। यह राजस्थान राज्य के सिरोही जिले के माउंट आबू नामक स्थान पर स्थित है। मिलम ग्लेशियर भारत के निम्नलिखित किस राज्य के केंसाजी प्रदेश में स्थित है? आपका उत्तराखंड है। मिलम ग्लेशियर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की मुनस्यारी तहसील में है। यह कुमाऊं हिमालय के सबसे बड़ा ग्लेशियर। भारत का जो थार मरुस्थल है विश्व के सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल, जिसकी जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ये आपका 83 व्यक्ति प्रति किलोमीटर जाएगा। 83 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, आप देख रहे हो ना क्या पूछा था, 2023 का ये हो जाएगा। 2023 का क्वेश्चन रिपीट किया तो 83 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। थार रेगिस्तान दुनिया का सबसे व्यापक घनी आबादी वाला रेगिस्तान, जिसका घनत्व 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वृक्ष की पत्तियां जानवरों के चारों के रूप में प्रयुक्त की जाती है। इसका रेशा रस्सी बनाने के लिए प्रयुक्त होता है और इसकी लकड़ी का उष्मीयमान अधिक होने के कारण इसका प्रयोग जो होता है वो जलौनी लकड़ी के रूप में किया जाता है। तो ये आपका भिंगल हो जाएगा। भिंगल वृक्ष की पत्तियां जानवरों के चारे के रूप में प्रयुक्त की जाती है। इसका रेशा रस्सी बनाने के लिए प्रयुक्त होता है और इसकी लकड़ी का उष्मीयमान अधिक होने के कारण इसका प्रयोग जलौनी लकड़ी के रूप में किया जाता है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में पाया जाने वाला भिंगल एक औषधीय पेड़ है। इसे स्थानीय भाषा में भिकुआ भी कहा जाता है। इसका वानस्पतिक नाम ग्रेविया ऑप्टिवा है। पहाड़ का वंडर ट्री कहा जाने वाला भिंगल का पेड़ काफी फायदेमंद है। इस पेड़ की पत्तियां ग्रीष्म काल में भी आपकी हरी रहती हैं, जानवरों के चारे के काम आती है। आपको देख सकते हैं आपको 19 जनवरी 2025 अभी रिसेंट में जो यूपी पुलिस ने एग्जाम दिए जूनियर से, उसमें पूछा गया। तो आप समझ सकते हैं ये वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। निम्नलिखित से कौन सा उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुंग्याल है? बुंग्याल तो आप समझते हो, बुंग्याल किसको बोलते हैं? जो घास के मैदान होते हैं या फिर जो चारागाह भूमि होती है उत्तराखंड में, उसको बुंग्याल बोलते हैं। तो ये आपका बेदनी हो जाएगा, बेदनी। बुंग्याल जो था वो चारागाह भूमि या घास के मैदान है, जैसे मैंने आपको बताया, जो टिम्बर लाइन और हिम रेखा के बीच उगते हैं। ये हरे मखमली घास के मैदान होते हैं। यहाँ की मिट्टी में सौदिक नमी पाई जाती है। चमोली जिले की बेदनी बुंग्याल एशिया का सबसे बड़ा घास के मैदान। उत्तराखंड के अन्य बुंग्याल गुरसो, औली और हर की दून, कौसानी, कुश कल्याणी, चोपता घाटी, पावली कांठा। निम्नलिखित में से किसे बुरा बुरा मतलब भूरा कोयला भी कहा जाता है? तो ये आपका जो होता है वो लिग्नाइट हो जाएगा। लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 25 से 35% होती है। कोयला को 4 प्रमुख प्रकारों एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट में विभाजित किया जाता है, जिसमें सर्वोच्च प्रकार का कोयला एंथ्रेसाइट है। भारत में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड व मध्य प्रदेश अग्रणी कोयला उत्पादक राज्य। राजस्थान के जालौर जिलों में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? तो ये आपका रोजी पिंक ग्रेनाइट हो जाएगा, रोजी पिंक हो जाएगा। राजस्थान के जालौर जिले में रोजी पिंक ग्रेनाइट पाया जाता है। यह भारत में उपलब्ध सबसे सस्ते ग्रेनाइट में से एक है और इसका प्रयोग फर्श और काउंटर बनाने के लिए बहुतायत मात्रा में किया जाता है। इसे तुर्की और यूरोप जैसे देशों को भी निर्यात किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत की समय संरचना यानी कि जो भारत की समय प्रणाली की निगरानी करती है? तो आपका CSIR-NPAL हो जाएगा, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। ठीक है, भारत की समय प्रणाली की निगरानी करती है CSIR-NPAL। भारत मानक समय को बनाए रखती है।
2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो ये आपका 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहेगा। आप देख सकते हैं ये आपका भी 2 एग्जाम हुए उसमें पूछा था। असिस्टेंट स्टोर कीपर ने मंडी सचिव ग्रेड सेकेंड वाले में। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जो कि राष्ट्रीय औसत 382 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र के जितने भी मतलब एग्जाम अर्थशास्त्र के एमसीक्यू पढ़ेंगे। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना।